आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्जाम्स, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। के कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में से मैक्सिमम टाइम पेपर में क्वेश्चन आया है, तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। सो हेलो माय CA-CMA वाले दोस्तों, आप आई होप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एग्जाम्स की। अब आता है देखो पार्ट 1 में, प्रैक्टिस बैच के पार्ट 1 में मैंने आपको कवर करवाया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और आज हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। देखिए तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगी, 2 क्वेश्चंस यहाँ कवर करेंगे जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो लेट्स स्टार्ट इट। अब होता क्या है ना स्टूडेंट्स, देखिए इसमें एक कंसाइनर होता है। कंसाइनर कौन होता है कि मान लो अब मिस्टर ए ये चाहता है कि मैं आगे बायर्स को सामान सेल करूँ, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक काम करता हूँ, एक कंसाइनी ढूंढ लेता हूँ। कंसाइनी यानी जिसको मैं अपना जो गुड्स है उसको हैंड ओवर करूंगा कि तुम इनको मेरे बायर्स तक पहुंचा देना। ठीक है, तो कंसाइनर का काम क्या होता है कि वो कंसाइनी को कहता है कि आप प्रोस्पेक्टिव बायर्स ढूंढो और उसके बाद उनको वो गुड्स सेल आउट कर देना। इसका मतलब वो क्या करेगा, एक तो इसको गुड्स भेजेगा। अब जब भी हम किसी को गुड्स देते हैं सो नॉर्मली मेक ए इनवॉइस, लेकिन यहाँ पे सामान सेल आउट नहीं हुआ है, बल्कि कंसाइनी ने कंसाइनर से सामान लिया है कि ठीक है मैं आगे बायर्स ढूंढ के आपका सामान कमीशन बेसिस पे फॉर सेल करूंगा। ठीक है, तो इसको ये इनवॉइस नहीं बनाएंगे, इसके लिए ये बनाएगा प्रोफॉर्मा इनवॉइस। क्या बनाएगा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, विच इज एक्चुअली नॉट एन इनवॉइस, लेकिन उसमें वो सारी डिटेल्स मेंशन होंगी फॉर द डेटा रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अच्छा मैम ये इसको ना गुड्स उसके सेल करवाएगा, उसको प्रोफॉर्मा इनवॉइस उससे ले रहा है, तो किस बेसिस पर, क्योंकि ये जो कंसाइनर है अब कंसाइनी को इसके लिए कमीशन देगा। अब कमीशन कितने तरीके की होती है, एक होती है हमारी ऑर्डिनरी कमीशन, सब कुछ हमने क्लास में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको सबकी रिविजन करवा रही हूँ। ठीक है, एक होती है ऑर्डिनरी कमीशन, यानी नॉर्मली बोल दिया भाई जितना सेल कराओगे 5% की कमीशन मिलेगी। फिर उसको कह रहा है ओवर राइडिंग कमीशन। अब ये ओवर राइडिंग कमीशन क्या है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको ना सेल कराना इजी नहीं हो पाता, कि मार्केट में उनका कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है कंसाइनी की, तो उसको कहा देखो तुम्हें हम थोड़ी एक्स्ट्रा कमीशन भी देंगे, लेकिन हाँ हमारी गुड्स सेल करवा देना, 2-3% की एक्स्ट्रा कमीशन बोल दी, दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन। फिर होती है थर्ड डेल क्रेडियर कमीशन। ये 3 तरीके की कमीशन पढ़ी थी हमने। डेल क्रेडियर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, डेल क्रेडियर का मतलब होता है कि मान लो अब इसको कहा तो है हमने, देखो ग्रीन मार्कर से देखो मैं समझा रही हूँ, कंसाइनी को बोला था बायर्स ढूंढ लेना, बायर ढूंढा इसने एक, बायर कल को पैसे देने से मना कर दे तो नुकसान तो कंसाइनर का होगा ना, तो ऐसे तो वो डरने लग गया कि मैं तो नहीं करवाता कंसाइनमेंट के बेसिस पे काम। तो कंसाइनी कहता है सुनो आपकी 1 लाख रुपीज की जो पेमेंट है ना, वो अगर इस बायर ने नहीं दी तो मैं दूंगा, यानी वो इसकी रिस्क ऑफ पेमेंट को खत्म करता है, एलिमिनेट करता है। इसके लिए कंसाइनर क्या करता है, वन एवरी जो उसके लिए कंसाइनमेंट है उसके लिए वो उसको एक्स्ट्रा कमीशन देता है, जिसको कहते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। ठीक है, सो डेल क्रेडियर कमीशन इज बेसिकली फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रिस्क ऑफ पेमेंट, कि हाँ भाई पेमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स हमारी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। अब यहाँ पे बात आती है कि मैम इसका मतलब ये जो डेल क्रेडियर कमीशन है ये बेसिकली क्रेडिट सेल्स पे होती होगी। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, क्यों, क्योंकि नॉर्मल सेल्स पे तो कैश पे तो पैसा आ ही गया ना, क्रेडिट पे होता है कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद पैसा देंगे। तो फिर स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से समझना मेरी बात को। मान लो डेल क्रेडिट कमीशन है 2%, तो ये 2% की जो कमीशन है वो क्रेडिट सेल्स पे चार्ज होगी या टोटल सेल्स पे। सो ऑल्दो डेल क्रेडिट कमीशन इज ऑल द क्रेडिट सेल्स, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का ये रूल है कि ये हमें टोटल सेल्स पे कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आई सारी बात। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, एक तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर यही कमीशन वाले पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब कंसाइनमेंट जा रहा था, कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा, बीच में उसका लॉस हो गया, कैसे, कुछ भी, थेफ्ट, फायर, ड्यू टू द फ्लड, ड्यू टू द अर्थक्वेक, ड्यू टू एनीथिंग, नेचुरल कैलामिटी और द मैन मेड कैलामिटी, कुछ भी नुकसान हो सकता है। यस, तो इसी के लिए कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है। एक बार ओवरव्यू देके फिर मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, 2 क्वेश्चंस करेंगे, पूरा कंसाइनमेंट खत्म। देखो बात आई कि कंसाइनमेंट पे फिर लॉसेस होते हैं क्या, ये तो हमारे पास कंसाइनमेंट के केस में जो लॉस होता है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
एक होता है नॉर्मल लॉस। अच्छा, इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, सो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे बहुत सारा आपको कंटेंट मिल सके। ठीक है, आइए स्टूडेंट, नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कौन सा होता है, जो हमें पता ही है कि भाई ठीक है, देखो अगर मान लो उसने कहा कि सपोज वो सैंड लेकर जा रहा है, ठीक है, सैंड दैट इज रेत लेकर जा रहा है, तो उसको पता है भी जाते जाते ना जो है थोड़ी बहुत तो वो उड़ेगी ही उड़ेगी, सो दैट इज नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या है, जिस बोरी में वो लेकर जा रहा था वो पूरी बोरी छूट गई, ठीक है, उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, दैट इज अनएक्सपेक्टेड लॉस। क्या दोनों की ट्रीटमेंट सेम होगी? नहीं। नॉर्मल लॉस के केस में स्टूडेंट्स देखो, हम उस लॉस को तो गिनेंगे ही नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि अरे इसको P&L से चार्ज करो या कुछ, नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल लॉस था, पता था। फिर करेंगे क्या, इसका जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, मान लो 1000 गुड्स सेल किए थे, उसमें से 10 का नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है, 90 गुड्स आगे सेल आउट हो गए, बचे कितने यहाँ पर हमारे पास, तो 900। तो यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है। इस क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, वो यहाँ पे डिफरेंट मैटर करेंगी। देखो, क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, हम लेंगे फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने आपको कि ये देखो, हमें टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स कितने सेंड करे थे, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सेंड, हमने कितने वैल्यू के गुड्स सेंड करे। फिर बात आती है, अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे। नॉर्मली जब हमें ये निकालना है ना कि हमारे पास अनसोल्ड क्वांटिटी कितनी है, सो वी डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी, कि इतने गुड्स को इतनी वैल्यू पर भेजा, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस था, ठीक है। तो इसमें से 1000 में से नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद 990 आया, यानी गुड्स रिसीव्ड जितने हुए हैं हमारे कंसाइनी को, हम उतने यहाँ पे डिवाइड करते हैं। याद आ गई ना सारी बातें, बहुत डिटेल में हमने की हुई है। तो गुड्स क्वांटिटी रिसीव्ड बाय कंसाइनी, जो गुड्स की क्वांटिटी कंसाइनी रिसीव करेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये ट्रीटमेंट हमारा एबनॉर्मल लॉस के केस में होगा? नहीं, इट विल बी इन द केस ऑफ नॉर्मल लॉस। ध्यान है ना? यस। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक दैट इज अनसोल्ड क्वांटिटी से, फिर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। लेकिन जब एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी तो इसमें सीधी सीधी सी बात है, जितना भी लॉस हुआ उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लें कि भाई ये जो है हमारा ये लॉस हो गया, P&L अकाउंट डेबिट हो गया। क्लियर? सबको क्लियर है? कहीं कोई डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी गाइस, बताओ कोई डाउट्स आ रहे हैं? चलो ओके ग्रेट। उसके बाद अब बात आती है कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में, दैट इज इनवॉइस प्राइस मेथड। आइए, हाँ बस अब फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ अकाउंट्स की फ्री अकाउंट्स की आपके पास स्टूडेंट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस पर है, देन प्राइस विल बी जो है वो हाई हो जाएगा। अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है सबके लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नीति, IDT तीनों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है कि अगर इनवॉइस प्राइस मेथड, ये क्या होता है। अब कई बार क्या है ना, कंसाइनमेंट को लग रहा है कि मेरे जो गुड्स है ना वो 10,000 रुपये के हैं। अगर मैंने कंसाइनी को बता दिया कि इसकी मुझे कॉस्ट 10,000 रुपये पड़ी है, तो फिर तो कंसाइनी क्या करेगा, ऐसा हो सकता है कल को वो सोचे अच्छा ये 10,000 का सामान 15 में जाता है, 5,000 का प्रॉफिट, कस्टमर मेरे पास है, चलो मैं अपना काम शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत टाइम पर कंसाइनर ये चाहने लग गए अब कि हम कंसाइनी को उसकी कॉस्ट ना बताए। तो ऐसे केसेस में वो कंसाइनी के पास जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस में लिख कर बेचते हैं, दैट इज नॉट कॉस्ट, दैट इज इनवॉइस, यानी कॉस्ट में कुछ मार्जिन ऐड कर देते हैं। अब तो मैम क्या ये सेलिंग प्राइस होगा? नहीं स्टूडेंट, हो सकता है, मतलब इट मे और इट मे नॉट बी, कि कंसाइनर ने कंसाइनी को कहा कि देखो मैं तुमको 15,000 का सामान भेज रहा हूँ, मेरे कस्टमर को सेलिंग प्राइस 20,000 रखना। तो हाँ वो हो सकता है। अब ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट क्या होगी, कंसाइनर अपनी बुक्स में अगर 15,000 की बेस पे अकाउंटिंग करेगा तो ऑब्वियसली वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि 10,000 की कॉस्टिंग थी। तो कंसाइनर क्या करता है, जिससे कंसाइनी को बात भी पता ना चले और अकाउंटिंग भी सही हो जाए, ये जो 5,000 रुपये है दैट इज नॉर्मल प्राइस इनवॉइस प्राइस माइनस नॉर्मल प्राइस, 15,000 माइनस 10,000, इसको कहते हैं लोडिंग, और इसकी हम रिवर्स एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स कहीं पे गुड्स हम बेचते हैं तो एंट्री क्या सिखाई थी मैंने आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये बताया था। तो देखो वो क्या करेगा, पहले एंट्री पास कर देगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट
टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 15,000। उसके बाद हमें पता है कि 5,000 रुपये ना उससे बिना मतलब लिखा है, कोई मतलब नहीं बनता, तो इस एंट्री को वो रिवर्स आउट कर देगा 5,000 से, जिससे कि उसकी जो लोडिंग है उसका इफेक्ट हट जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, तो आप स्टूडेंट स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन। बताओ सब रेडी ओके क्वेश्चन करने के लिए? जल्दी से बताइए। अच्छा हाँ, एक टॉपिक और रह गया है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। सो एक टॉपिक और है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का, एक बार उसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं और मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है? लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। चलो, अब कई बार क्या होता है, कंसाइनर को लगता है मैं कंसाइनी को 10 लाख रुपए का सामान भेज रहा हूँ, कहीं वो मुकर गया तो कुछ सिक्योरिटी मनी रखवा लूँ। हाँ ठीक है, तो इस केस में स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, एडवांस ले लेगा कंसाइनी से, एडवांस ले लेगा कंसाइनी से एज सिक्योरिटी मनी, एज सिक्योरिटी मनी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में किन किन की बुक्स में एंट्री बनती है, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर को कैश रिसीव हो रहा है तो एंट्री पास आउट होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। क्लियर? और यहाँ पे कंसाइनी की अकाउंट से पैसा जा रहा है तो कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वो कैश ले सकता है, बिल्स रिसीवेबल ले सकता है, कोई ड्राफ्ट ले सकता है, वो कुछ भी ले सकता है, दैट्स अ चॉइस। अब आता है इसके बाद हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के 2 क्वेश्चंस आता है हमारी स्क्रीन पे। अब हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कहीं कोई डाउट आया तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब ये कहाँ से मिलेगी आपको, तो ऐप पर, स्टूडेंट्स ऐप पर जाइए, वहाँ पर एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहाँ से आप इन सम्स को, दोनों सम्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें, आइए लेट्स स्टार्ट इट। अब बात आती है इलस्ट्रेशन नंबर 1। Lubrisols Limited of Mumbai consigned 1,000 barrels of lubricant oil costing rupees 800 per barrel to Central Oil Company of Kolkata on 1st January 2013। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक Lubrizol लिमिटेड है, यानी कि कंसाइनर है। कंसाइनर का नाम क्या है, Lubrizol लिमिटेड। ठीक है, इस तरीके से एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि वो इजीली हमारा सारा समझ आ सके। चलो, क्या नाम है कंसाइनर का, Lubrizol लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो Lubrizol लिमिटेड है, इसने क्या किया स्टूडेंट्स, इसने कंसाइनी को सामान भेजा। अब कितना सामान भेजा, उसने 1,000 बैरल्स भेजे हैं 800 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कितना हो गया ये, जल्दी बताओ मुझे, 8 लाख रुपए का सामान हो गया ना। उसने 1,000 बैरल्स भेजे, ₹800 ईच बैरल, तो यानी उसने 8 लाख रुपीज़ का सामान उसको भेजा। ठीक है, कंसाइनी का नाम क्या है, कंसाइनी का नाम है सेंट्रल ऑयल कंपनी ऑफ कोलकाता। लिख लेते हैं, सेंट्रल ऑयल कंपनी को उसने भेजा सामान। ओके यस, चलो नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है, ल्यूब्रिजॉल लिमिटेड ने साथ में 50,000 रुपये का फ्रेट पे करा है और इंश्योरेंस चार्जेस पे करे, यानी इसने फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे करा। कितना पे करा उसने फ्रेट एंड इंश्योरेंस स्टूडेंट्स, 50,000 रुपीज़। ठीक है, अभी ये सब की हमें क्या करनी है, हमें इसको पोस्टिंग करनी है, तो एक बार हम सारा कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट उसने कहा 25 बैरल्स वर डिस्ट्रॉयड ऑन 7 जनवरी 2013 इन ट्रांजिट। 25 बैरल्स ऐसे हैं जो कि उसकी इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। कब हुए, 7 जनवरी 2023 को, 2013 को। यस, अब देखो, अब बात आती है मैम ये नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, नॉर्मल एबनॉर्मल। सेकंड उसने दे दिया कि इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया 15,000, क्योंकि डायरेक्टली कंसाइनर को पे कर दिया, तो हम इसको ट्रीट करेंगे एज एबनॉर्मल लॉस। कुछ कहीं नहीं दिया हुआ, 25 बैरल डिस्ट्रॉय हुए हैं ट्रांजिट में। ठीक है, तो लिख ले इसके बारे में भी यहाँ पर। आइए स्टूडेंट, सो अब एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ उसको, 25 बैरल्स का। कितने का, 25 बैरल्स, यानी हमें 25 बैरल्स की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको P&L से चार्ज करेंगे। ओके, इसके लिए क्या उसको कुछ इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव हो गया। यस, कितना इंश्योरेंस अमाउंट उसको रिसीव हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पे कर दिया है कितना, 15,000 रुपये। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम मिला है 15,000 रुपीज। अब जो मिला है मैं उसके आगे प्लस का साइन लगा रही हूँ कि उसको रिसीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंट्रल ऑयल ने डिलीवरी ले ली कंसाइनमेंट की 19 जनवरी 2013 को और एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन देम बाय ल्यूब्रिजॉल्स लिमिटेड फॉर ₹5 लाख फॉर 3 मंथ। इसका मतलब यहाँ क्या किया उसने, ये जो ल्यूब्रिजॉल लिमिटेड है इसने सेंट्रल ऑयल के ऊपर एक बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ करा, बिल्स रिसीवेबल। कैसी है ये बिल्स रिसीवेबल, उसने कहा उसने बिल ड्रॉ किया, सेंट्रल ऑयल ने एक्सेप्ट किया। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेबल, जो ड्रॉ कर रहा है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसको उसके अगेंस्ट में अमाउंट मिलेगा।
कितने अमाउंट का बिल रिसीवेबल है? 5 लाख रुपए का 3 महीने के लिए, ठीक है। सो 5 लाख रुपीस का किस डेट को किया है? तो उसने ये ड्रॉ करा है 19 जनवरी 2013 को। ओके, हमें पता है कि डेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करेगी। सो ऑन 19 जनवरी 2013। चलो नेक्स्ट देखिए इसमें। यस, 31 मार्च 2013 को सेंट्रल ऑयल ने ये रिपोर्ट करा कि 750 बैरल सोल हो गए, सेल आउट हो गए हैं 1200 पर बैरल के हिसाब से, ठीक है। अब सेंट्रल ऑयल उसको बता रहा है कि देखो मैंने ना आपके लिए यहाँ पर सेल कर दी। कितनी करी है? मैंने सेल करी है यहाँ पर कितने? 12,000 पर बैरल के, सॉरी 750 बैरल्स एज पर 1200 पर बैरल। 750 बैरल एज पर ₹1200 पर बैरल, यानी टोटल कितना हो गया स्टूडेंट सेल? सेंट्रल ऑयल ने कितना सेल कर दिया? देखिए एक बार, 750 बैरल्स करेंगे 1200 रुपीज़ के हिसाब से, दैट इज 9 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे 9 लाख रुपए की सेल करी है कंसाइनी ने। चलो अदर एक्सपेंसेस कुछ है, क्लियरिंग चार्जेस है, गोडाउन रेंट है, वेजेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट है। ओके, फिर बात आती है ये सब के सब क्या चार्ज होंगे? डेफिनेटली ये चार्ज होंगे। 25 बैरल्स और ऑयल जो है वो लॉस्ट हो गए ड्यू टू लीकेज, जिसको हम नॉर्मल लॉस मान रहे हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इनफैक्ट मैंने आपका ऐसा लिया है कि इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है उसमें हेल्प करेगा। नॉर्मल लॉस कितना होगा स्टूडेंट्स? 25 बैरल्स का, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में अलग अलग आता है, यहाँ पे मैंने आपको एक क्यूमुलेटिव क्वेश्चन दे दिया, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों का। सेंट्रल ऑयल कंपनी को कमीशन मिल रही है 5% की ऑन ऑल द सेल्स इफेक्टेड बाय देम। जितनी भी वो सेल करेंगे, कितनी सेल करी है? 9 लाख रुपीज़, उसको कमीशन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 5%, ठीक है। तो 9 लाख रुपए पे 5% की उसको कमीशन मिलेगी। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ सेंट्रल ऑयल कंपनी एंड द लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट एज दे विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ लुब्रिज लिमिटेड। उसने कहा हमें क्या क्या बनाना है? एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, थर्ड कंसाइनी अकाउंट, सेंट्रल ऑयल कंपनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लुब्रिज लिमिटेड। बनाए इस क्वेश्चन को करें। आइए स्टूडेंट, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ लुब्रिज लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ लुब्रिज लिमिटेड, ठीक है। अब प्रोफॉर्मा बनाए इसका। डेफिनेटली देखो सबसे पहले डेट आ गई, क्योंकि डेट गिवन है क्वेश्चन में तो इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। पर्टिकुलर्स आ गए, देन अमाउंट, देन अगेन डेट, देन पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट, ठीक है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना लेते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ, बुक में चेक करेंगे कि इसने कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ कुछ और दिया है कि कंसाइनमेंट टू दैट एंड लो, बस कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट लिख लो, ठीक है। जैसा वो कह रहा है वैसा ही लिखेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। पहला तो हो गया ये हमारा। सेकंड हमें और क्या बनाना है स्टूडेंट्स यहाँ पे मैम? सेकंड हमें बनाना है, उसने कहा था लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, ठीक है। चलो फिर लॉस इन ट्रांजिट। अब लॉस इन ट्रांजिट का मतलब है कि हमें कौन सी वाला लॉस दिखाना है। क्या नॉर्मल लॉस की कहीं अलग से ट्रीटमेंट हुई थी क्या? नहीं, उसकी तो क्लोजिंग स्टॉक पे ट्रीटमेंट हुई थी, तो इट मीन दैट इज एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाएंगे। समझ आया? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था ओवरव्यू में, सॉरी, कि जो नॉर्मल लॉस है उसकी कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं होती, बस उसको क्लोजिंग स्टॉक में से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हुए वो एडजस्टमेंट हो जाती है। सेम रहेगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ओके। थर्ड फिर अब हम बनाएंगे स्टूडेंट सेंट्रल ऑयल कंपनी लिमिटेड अकाउंट, दैट इज कंसाइनी अकाउंट। तो सेंट्रल ऑयल कंपनी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। सेम परफॉर्मा है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। लिख लोगे ये सब बातें आप? ओके, चलो ठीक है, ग्रेट। अब एक बार क्वेश्चन निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? हमने यहाँ पर मैम बात करी थी कि उसने क्या किया था, उसने उसको गुड्स भेजे थे। फर्स्ट एंट्री तो क्या होती है हमारे पास? जो गुड्स सेंट आउट होते हैं। अब गुड्स कितने के सेंड करे हैं उसने? जल्दी से बताओ स्टूडेंट। गुड्स उसने सेंड करे थे हमारे पास 9 ये रे लुब्रिज लिमिटेड ने भेजे 8 लाख रुपए के गुड्स। तो इसकी एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री पास हुई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यस, वेरी गुड। तो
तो पहली एंट्री हमारे पास क्या पास होगी कि उसने जो कंसाइनमेंट भेजा है, क्या एंट्री पास होती है, सेल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। डेट लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2013 जनवरी 1, ठीक है, एंट्री पास कर दो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बस वही अकाउंट्स बनाएंगे जो कि एग्जामिनर ने हमसे पूछे है, बिना मतलब अपने पास से कुछ नहीं लिखेंगे हम। कितना अमाउंट आ रहा था यहाँ पे 8 लाख रुपीज, क्लियर। उसके बाद क्या था स्टूडेंट, उसने ना फ्रेट पे करा था। कितने का फ्रेट पे करा था, 50,000 रुपए का। अब ये किसने पे करा था, खुद ल्यूब्रिजॉल्स लिमिटेड ने। तो यानी उसकी कंसाइनमेंट का खर्चा हो गया ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट लिख देंगे यहाँ पर एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंस हुआ उसका, 50,000 रुपए। इनफैक्ट और बेटर करो, इसको लिख ही दो कि फ्रेट एक्सपेंस है, जिससे एग्जामिनर एकदम उसको पहचान पाए। अब सारे खर्चे कब के हैं, मार्च 31 के, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स और क्या बातें आ गई। अब उसने कहा था एक तो भाई बैंक अकाउंट से उसने जो है एक्सपेंस कर दिया। सेकंड फिर उसने क्या कहा था, 50,000 का एक्सपेंडिचर है। एक बार क्वेश्चन पे आ जाओ अब। फिर उसने यहाँ पर बोला कि यहाँ पे 25 बैरल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए 7 जनवरी 2013 को ट्रांजिट में, ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक से एडजस्टमेंट होगी। इंश्योरेंस क्लेम बिना है, अच्छा हाँ, ये वाला कौन सा है स्टूडेंट्स, हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो एक बार एबनॉर्मल लॉस में ट्रीटमेंट कर दे इसकी। आइए स्टूडेंट्स अब आ जाइए एक बार एबनॉर्मल लॉस अकाउंट पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहले हम निकालेंगे इसको, एबनॉर्मल लॉस हुआ कितना, देखो उसने कितना खर्चा करा था 1000 बैरल के लिए। 1000 बैरल के लिए जो उसका एक्सपेंडिचर हुआ ल्यूब्रिजॉल्स लिमिटेड का, दैट इज 8 लाख रुपीज का उसने भेजा और 50,000 का फ्रीट लगा, यानी 8,50,000 रुपीज। तो देखो स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट में इसको लिख लेंगे, मैं यहीं पे लिख लिया, वर्किंग नोट में लिखोगे कि देखो उसका कितना लॉस हुआ, लॉस की वैल्यू निकाल लेना। तो लॉस इन ट्रांजिट उसने 8,50,000 रुपीज का खर्चा किया था 1000 बैरल के लिए। तो 25 बैरल्स के लिए कितना हो गया, लेट्स कैलकुलेट इट। 8,50,000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 25, इट्स 21,250। यानी जो उसका लॉस हुआ ना वो 21,250 रुपीज का हुआ। कितना, 21,250 का कंसाइनमेंट लॉस हो गया। तो लिख लेंगे यहाँ पे, डेट्स आप मेंशन कर लोगे या कर दूं मैं मेंशन, चलो मैं मेंशन ही कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ था कि 7 जनवरी को, अगेन 2013, अच्छा 7 जनवरी 2013 को उसका लॉस हुआ, यानी टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का, 21,250। साथ के साथ इसी एंट्री को साथ साथ में पास करना कि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास बाय एबनॉर्मल लॉस 7 जनवरी, ठीक है, बाय एबनॉर्मल लॉस कितनी आ गई, 21,250। ध्यान से क्रॉस एंट्रीज करते रहना जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज बाद में याद नहीं रहता। फिर उसने कहा था उसको ना इंश्योरेंस क्लेम मिल गया था। अब जितना इंश्योरेंस क्लेम मिला उतने का लॉस कम हो गया। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्री आ जाएगी हमारे पास, सेम डे उसको मिल गया था Jan 7 को, कितना, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। बैंक में आ गया था, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंश्योरेंस क्लेम। ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एग्जामिनर नहीं ढूंढेगा कि आपने किस बात का ये अमाउंट लिया है, ठीक है। तो उसको हमें क्लियर कट दिखाना होगा, 15,000 रुपीज। तो यानी स्टूडेंट्स जब हम मार्च 31 को बुक्स क्लोज करेंगे तो हमने पता किया कि उसको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, P&L अकाउंट कितना है। तो 21,250 माइनस 15,000, दैट इज 6,250 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो उसका जो एक्चुअल लॉस हुआ वो इतना हुआ। ओके, इसको क्लोजिंग कर लोगे, चलो। तो हमारे पास यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की एंट्री तो हो गई। फिर उसने कहा सेंट्रल ऑयल ने डिलीवरी ली है 19 जनवरी 2013 को और उसके लिए बिल उसने उस पर ड्रॉ किया 5 लाख रुपए का। तो मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल ऑयल कंपनी, मैंने आपको भी एंट्रीज क्या सिखाई थी स्टूडेंट, एज अ सिक्योरिटी उसने क्या किया, एक बिल ड्रॉ करवा लिया एंड ऑल। उसके केस में एंट्री आई थी हमारे पास, बुक्स चल रही है ल्यूब्रिजॉल्स लिमिटेड की, तो एंट्री क्या थी, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेंट्रल ऑयल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। लिख लें इसको भी, आइए स्टूडेंट। तो 2013 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जनवरी 7, उसने क्या किया, एक BR रिसीव कर लिया, दैट इज बिल रिसीव, ठीक है। डेट्स आप एक बार देख लेना, मैं डेट्स रैंडमली लिख रही हूँ अब इस केस में, ठीक है। कितने का बिल रिसीव किया उसने, 5 लाख रुपीज का। कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, कंसाइनी की बुक्स में एंट्री होगी, दैट इज उसके पास एंट्री होगी हमारे पास ल्यूब्रिजॉल्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, उसके लिए वो बिल्स पेबल है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया स्टूडेंट, चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद बात क्या थी मैम, उसने ना यहाँ पर उसके बाद सेल करवा दी है। अच्छा कितने की सेल करवाई है,
उसने स्टूडेंट, अच्छा चलो पहले ये 750 बैरल सेल करे हैं 1200 रुपये पर बैरल के हिसाब से। मैंने अभी आपको दिखाया था 9 लाख रुपए की सेल हुई है। कितने की सेल हुई है? 750 मल्टीप्लाई बाय 1200, दैट इज 9 लाख रुपीज़ की सेल हुई है। ओके, अब अगर 9 लाख रुपीज़ की सेल हुई है, आप सोचोगे मैम इसको उसमें डालो सीधा कंसाइनमेंट में। रुक जाओ, थम जाओ, पहले एंट्री क्या पास करोगे? सेंट्रल ऑयल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके पास से कंसाइनमेंट जाएगा, फिर वो हमें उसका अमाउंट देगा। ठीक है, तो एंट्री पास करो स्टूडेंट्स। अब डेट्स एक बार देख लेना, मैं फिर बोल रही हूँ रैंडम है, नहीं कुछ भी डेट लिखी तो 31 मार्च लिख देना, फिर क्लोजिंग के टाइम पे की है। तो अब टू कंसाइनमेंट टू कोलकाता और टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यू कैन राइट इट लाइक दैट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने का कंसाइनमेंट चला गया? 9 लाख रुपए का। साथ ही साथ इसकी रिवर्स एंट्री कर दे। आइए स्टूडेंट, तो इसकी रिवर्स एंट्री कर दो यहाँ पर बाय सेंट्रल ऑयल कंपनी लिमिटेड अकाउंट, बाय सेंट्रल ऑयल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, वही सेम मैंने बोला, जहाँ को समझना है जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे उसको करते रहेंगे, 100% डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या था हमारे पास? कुछ और एक्सपेंसेस करें, क्लियरिंग चार्जेस है, गोडाउन का रेंट दिया है 10,000 रुपीज़ का, पेजेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवर्टीजमेंट है, सारे एक्सपेंसेस नोट कर ले कंसाइनमेंट में। ये सब कंसाइनमेंट के खर्चे हैं तो कंसाइनमेंट में नोट करेंगे। ठीक है ना, लिखो स्टूडेंट। सो टू अब बात आई मैम क्या ये खर्चे उसने खुद करे? नहीं स्टूडेंट, उसने सेंट्रल ऑयल कंपनी लिमिटेड को दिया, सेंट्रल ऑयल कंपनी लिमिटेड से वो खर्चा होगा। देखो यहाँ पर सेंट्रल ऑयल कंपनी ने बोला, उसने रिपोर्ट किया कि देखो एक तो मैंने आपके 750 बैरल सेल कर दिए, साथ में मेरे कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं। अब एक्सपेंस सेंट्रल ऑयल लिमिटेड ने करा तो हमें उसको अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम तो बैंक नहीं लिखेंगे, हमारे बैंक से खर्चा नहीं हुआ, हमारे पास एक लाइबिलिटी है सेंट्रल ऑयल को देने की। ओके, तो टू सेंट्रल ऑयल कंपनी कितना कितना अमाउंट है? तो पहला अमाउंट हमारे पास आता है क्लियरिंग चार्जेस का 11,250 रुपीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है गोडाउन रेंट का, गोडाउन रेंट कितना है? 10,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने बात करी थी वेजेस की, वेजेस कितने पे करे हैं उसने? वेजेस पे करे हैं 30,000 रुपीज़ के, 30,000 लिखते हैं आइडिया 30,000 रुपीज़ के। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स बात आई प्रिंटिंग स्टेशनरी बराबर, उसमें उसका जो एक्सपेंडिचर हुआ है दैट इज 20,000 रुपीज़। तो ये सब समझ आ गया, यानी टोटल हम यहाँ पे लगाएंगे 71,250 हो रहा है। ठीक है, तो सेम एंट्री कहाँ पास कर देंगे हम? सेंट्रल ऑयल कंपनी लिमिटेड में। चारों की एंट्रीज हम यहाँ पे पास कर देंगे, दैट इज 11,250, 10,000, 30,000 एंड 20,000। मतलब सेंट्रल ऑयल कंपनी लिमिटेड को अभी हमें ये अमाउंट देना है, हमारी लाइबिलिटी आज की है। ओके, नेक्स्ट बोला 25 बैरल्स और ऑयल जो है वो लॉस हो गए हैं ड्यू टू लीकेज विच इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल लॉस, यानी क्लोजिंग स्टॉक में एंट्री होगी। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक में कैसे एंट्री होगी, क्या होगी, वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले चलो एक काम करते हैं, पहले क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, आप क्योंकि और तो कुछ उसमें सेल आउट करा नहीं है, तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। आइए स्टूडेंट्स, so here now it is valuation of closing stock। देखें, चलो लेट्स फाइंड इट आउट। अब स्टूडेंट्स जब हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है निकालने का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे समझा, जहाँ डाउट्स आ रहे हैं डेफिनेटली उन डाउट्स को पूछते रहना, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा कंसाइनमेंट का। ठीक है, देखो क्या करना है। सबसे पहले तो बात आई कि इसको टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है। मैम उसको टोटल कॉस्ट लगा था 1000 बैरल पे 800 रुपये का। ठीक है, यानी 8 लाख रुपए का। ओके, उसने कुछ फ्रेट किया था, यस फ्रेट किया था। कितने का फ्रेट था उसका? उसका 50,000 का, यानी कंसाइनर का खर्चा पड़ा था वो 8.5 लाख रुपए हो गए। उसके बाद उसका पहले एबनॉर्मल लॉस हो गया है। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ उसका? एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट हमने निकाला था स्टूडेंट, दैट वाज 21,250। ठीक है, याद है ना सबको कैसे निकाला था? 8.5 लाख रुपए 1000 बैरल पे है, तो 25 बैरल पे कितना होगा? 25 पे कितना होगा? 21,250 रुपीज़। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ध्यान से मेरी बात सुनना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे निकलती है? पहले हम नॉर्मल लॉस, जितना भी एबनॉर्मल लॉस है उसको माइनस कर देंगे कि भाई ये तो है ही नहीं, इसको हटाओ। फिर हम उसमें ऐड करते हैं स्टूडेंट। ऐड कौन सा खर्चा होता है? सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनी। जो कंसाइनी ने हमारे लिए इतने सारे एक्सपेंस किए हैं वो सब नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा। देखो
वेजेस है, गोडाउन रेंट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, बार बार होगा। क्लियरिंग चार्जेस पे हुए जो सिर्फ वन टाइम चार्जेस पे होते हैं, बार बार पे नहीं होते उस कंसाइनमेंट पे। कंसाइनमेंट को क्लियर करवाने के लिए उसको सिर्फ एक बार क्लियरिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, यानी ऐड कर देंगे हम यहाँ पे 11,250 रुपीज़ को। तो एक बार कैलकुलेट करो कितना आ गया स्टूडेंट्स, फटाफट से कैलकुलेशन करो। देखो मैं एक मिनट वीडियो हाइड कर रही हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन सही से दिख पाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 8,50,000 माइनस 21,250 प्लस 11,250, दैट इज 8,40,000। तो यानी क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर उसने कहा भाई 8,40,000 टोटल वैल्यू आ रही है, लेकिन हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है? हमारे पास तो जो है हेयर एंड बैक नॉर्मल लॉस के भी 25 बैरल जा चुके हैं और एबनॉर्मल लॉस के भी 25 बैरल जो है वो जा चुके हैं। तो एक बार उनको माइनस कर दे, ठीक है। इसका मतलब अब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी नॉर्मल लॉस वाली, अभी तक कहीं नॉर्मल लॉस तो नहीं लिया। 8,40,000 का टोटल खर्चा है, कितने पर है? 950 पर। कैसे? 1000 बैरल्स थे, 25 बैरल्स का एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, 25 का नॉर्मल लॉस हो चुका है। हमें निकालना है कितना उसका बचा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो हम यहाँ निकालेंगे 200 बैरल्स के लिए कितना। मैम 200 कैसे हुआ? 1000 बैरल्स थे ना, उसने कहा 800 बैरल्स गए, तो कितने बैरल्स अब यहाँ पे देख 800 अब कैसे गए वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। 750 बैरल्स सेल हुए हैं प्लस 25 बैरल्स का नॉर्मल लॉस और 25 का नॉर्मल लॉस, यानी 800 बैरल उसके पास से जा चुके हैं, बचे 200 बैरल्स। क्लियर? तो ये कितना आ गया उसके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू? 1,76,842 रुपीज़। आई होप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी ट्रीटमेंट करने एक बार आइए। हाँ, इस क्वेश्चन को करके आपको जो है डेफिनेटली आई एम श्योर आपको यहाँ पर बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन बेशक थोड़ा सा लेंथी होता है अगर नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों आ जाए, लेकिन बस ये फिर सबसे लेंथी वाला क्वेश्चन आपने कर लिया तो इसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो एंट्री क्या पास करोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे? बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बताया था ना। तो बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। चलो 1,76,842 रुपीज़। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर आपको लग रहा है कि हमें तो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, हमें और ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए अभी, तो आप फास्ट ट्रैक बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ अवेलेबल ऑन द ऐप, ठीक है। दैट इज अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस उसका भी चल रहा है 2499 ओनली, सो यू कैन ज्वाइन इट दैट ऑल्सो, एंड रेगुलर बैच इज ऑल्सो अवेलेबल देयर। चलो अब बात आ गई यहाँ पर बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, दैट इज 1,76,842। इसको देखकर हम इसको यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे और हमारे पास इसको कैलकुलेट करो कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सॉरी, सो दैट इज 21,250 प्लस 9 लाख रुपीज़ प्लस 1,76,842 माइनस 8 लाख रुपीज़ की गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 50,000 माइनस 11,250 माइनस 10, 30, 40, 50, 60,000। तो ये हमारे पास कितना आया स्टूडेंट्स? प्रॉफिट आया या लॉस आया? जल्दी से बताओ मुझे, इज इट अ प्रॉफिट और लॉस? जी। अच्छा, अब इसमें एक खर्चा रह गया, वो क्या? कंसाइनी को कमीशन नहीं देंगे, उससे फ्री में काम करवाएंगे क्या? नहीं ना, तो उसकी कमीशन ऐड कर देते हैं यहाँ पर 5% की। 5% कमीशन हमने ऐड करी, 9 लाख रुपए की सेल करी है उसने, उसका 5% यानी 45,000। तो जितना भी आपका अमाउंट आया उसमें से 45,000 माइनस कर दो, ये आ गया 1,31,842, विच इज जो यहाँ लिख देंगे टू P&L अकाउंट, यानी इसको 1,31,842 का प्रॉफिट हुआ है। हो गया ये क्वेश्चन। एब्नॉर्मल लॉस का अकाउंट भी हमारा क्लोज हो चुका था और अब हम क्लोजिंग करते हैं सेंट्रल ऑयल कंपनी लिमिटेड अकाउंट की। ये बेसिकली पता स्टूडेंट्स हमें क्या कहता है कि मुझे इतना बता दो मैंने सेंट्रल ऑयल कंपनी का कितना अमाउंट देना है। 9 लाख रुपए सेंट्रल ऑयल कंपनी लिमिटेड ने हमें देने हैं, जिसमें से वो 5 लाख रुपए का हमें BR दे चुका है। 11,250 का हमें उसका एक्सपेंडिचर का अमाउंट देना है 10,000, 30,000, 20,000। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा? हमें ना उसका 45,000 की कमीशन भी देनी है। ओके ग्रेट, तो इसको बैलेंस करो, 9 लाख माइनस 5 लाख माइनस दीज एक्सपेंसेस, ये हमारे पास आ गया 2,83,750 रुपीज़, यानी हमें बैंक से अभी उसको अमाउंट देना है 2,83,750 रुपीज़, ठीक है। इसी के साथ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही फुल फ्लेज क्वेश्चन हमारे पास यहाँ कवर होता है। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। कहीं कोई डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट, ठीक है। अब बात आती है कि होमवर्क मिलेगा? हाँ मिलेगा। ये था इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम सारे पार्ट्स कवर हो गए। इसमें आपका नॉर्मल लॉस कवर हो गया, एबनॉर्मल लॉस कवर हो गया,
इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स नॉर्मलस एबनॉर्मलस दोनों आए, तो सॉरी, तो क्या होगा, वो भी कवर हो गया, फिर कमीशन कवर हो गई। क्लियर? तो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 विच इज वेरी इजी इन कंपैरेटिवली टू दिस क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, करके देखो, कहीं कोई डाउट आया सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। मैंने पहले भी बोला था अगर आपको ज़्यादा डाउट्स आए तो हम जूम सेशन भी कंडक्ट कर लेंगे फॉर योर टेकिंग योर डाउट्स। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड मीट विद द नेक्स्ट सेशन। एंड यस, बाकी क्वेश्चंस भी आपकी जो बुक में है उनको करके देख लो। अगर आपको डाउट्स लग रहे हैं उसमें तो आप उनकी भी क्वेरीज मुझे पूछ सकते हो। आप नीचे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का, सभी लिंक्स हैं, सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं कि फोटोज पर अटैच करके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे एंड मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।